नमस्कार। न्यूज़ार के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस का विषय है बजट। इस कार्यक्रम में हम पिछले बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र के विद्वानों से इसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आने वाला बजट कैसा होगा। कार्यक्रम में कुछ राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी रहेंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वे पिछले बजट में कौन सी कमी देखते हैं जो इस बजट में पूरा होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आम दर्शक भी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को आसानी से समझ सके। हमने पिछले अंक में आपको बताया था कि बजट और आय व्यय के क्या होते हैं। आज उससे आगे बढ़ेंगे और बजट घाटे से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट। पिछले अंक में हमने देखा कि आम बजट क्या है और आम बजट किसे कहते हैं। बजट में आय व्यय कितने प्रकार के होते हैं, राजस्व आय व्यय क्या है, पूंजीगत आय व्यय क्या है। आज हम जानेंगे घाटा। बजट घाटा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, साथ ही इस घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। पिछले बजट में बजट घाटा कितना है और आने वाले बजट में क्या यह घाटा बढ़ सकता है या कम हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में क्या है स्थिति। तो सबसे पहले नजर डालते हैं 2024-25 में बजट घाटा कितना था और बजट घाटे पर हम नजर डालते हैं। तो बजट घाटा यानी कि वो है कि जिसमें की प्राप्तियां कम हैं और जो राजस्व है और जो व्यय है वो ज़्यादा है। तो राजस्व घाटा जो इसमें था, आप देख सकते हैं कि 5,80,201 करोड़ रुपया। और राजस्व घाटा का जो ये सूत्र है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को घटाया जाए तो राजस्व घाटा आ जाता है। इसके बाद हम राजकोषीय घाटे की तरफ रुख करेंगे कि माफ कीजिएगा, राजस्व घाटा जो है ये अमाउंट हम दर्शा रहे हैं कि राजस्व घाटे में कितना कुल जो राजस्व की प्राप्तियां थीं और कितना व्यय था। इसको हमने बताया, आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि 31,29,200 जो है ये प्राप्तियां हैं और व्यय जो है 37 लाख के आसपास है। और ये राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.8% का अनुमान लगाया गया था पिछले साल जो बजट आया है उसमें। अब राजकोषीय घाटे की तरफ रुख करेंगे। ये जीडीपी का जो जो है राजकोषीय घाटे की तरफ रुख करेंगे। तो ये राजकोषीय घाटा जो है अनुमान लगाया गया था 16,13,312 करोड़ का। और राजकोषीय घाटा मतलब कुल व्यय, यानी कि इसमें उधारी नहीं है, तो इसमें से अगर जो कुल राजस्व घटा दिया जाए तो वो राजकोषीय घाटा होता है। हाँ, और अब आगे कि ये राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें जो है 48,20,512 और जो 32,07,200 जी। अब आगे की बात करें, ये जीडीपी का जो प्रतिशत है वो 4.9% आका गया था कि ये होने का अनुमान है। हालांकि जब आर्थिक समीक्षा होगी तो ये कितना रह गया है, कम या अधिक हो सकता है पिछले साल के अनुमान से। और जीडीपी का जो प्रतिशत है वो है 2022 में 6.4% और जीडीपी 2023-24 में 5.6% आका गया था। ये आकलन किया गया था, ये हमारे पास मौजूद है। अब प्राथमिक घाटा की तरफ रुख करते हैं। थोड़ा सा प्राथमिक घाटा की तरफ भी चलें कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए, प्राथमिक घाटा होता है। और ये आकलन किया गया था 4,50,372 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए जो आकलन किया गया था। अब इसमें अगर जो देखा जाए कि प्राथमिक घाटा
अब जो 4,50,372 करोड़ का था, उसमें से सूत्रों के अनुसार जो सूत्र हमने दिखाए थे उसमें से ये घटा दिया गया है, तो ये प्राथमिक घाटा सामने आया है। अब आपको ये देखते हैं कि ये जीडीपी का कितना था। आंका गया था कि 1.4% जीडीपी का ये रहेगा, ये अनुमान लगाया गया था प्राथमिक घाटा। तो अब चूंकि 22-23 में ये कितना अनुमान था और कितना वास्तविक स्थिति थी, ये हम देख रहे हैं कि 2022-23 में 3% अनुमान ये वास्तविक स्थिति थी और 23-24 में 2%, यानी कि 1.4% इस समय अनुमान लगाया गया था। अब आर्थिक समीक्षा के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि क्या स्थितियां हैं। तो अभी हमने घाटे की चर्चा की और घाटा क्या है हमने आपको बता दिया। और हमारे साथ जो है अर्थशास्त्री तो जुड़ेंगे ही, आकाश जिंदल जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये जुड़ेंगे ही, लेकिन हमारे साथ दो पार्टियों के प्रमुख प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे आपका परिचय करा दें और इस पर इनकी राय ले लें। तो वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मलिक जावेद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम तो अर्थशास्त्री महोदय से ही करना चाहते थे, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये घाटे जो हैं, जो बजट में घाटा दिखाया जाता है, वो घाटा कितने प्रकार के होते हैं उनसे पहले समझना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमने अपने दर्शकों को समझा दी हैं। अब आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत खुश होंगे क्योंकि ये जो घाटा है लगातार, चाहे राजस्व घाटा हो, राजकोषीय घाटा हो या फिर प्राथमिक घाटा हो, ये जो घाटे हैं ये जीडीपी के से जो तुलना की जाती है लगातार घट रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है आर्थिक उत्थान की तरफ बढ़ रहे हैं बजट के अनुसार, अगर जो ये देखा जाए तो राजस्व जो घाटा है वो 2022-23 में वास्तविक स्थिति हम बता रहे हैं 22-23 की, और 2024-25 की तो आकलन ही बताएंगे क्योंकि आर्थिक समीक्षा के बाद उसकी आर्थिक स्थिति आएगी। तो वेद प्रकाश मिश्रा जी, इसमें आप खुश हो सकते हैं इस आंकड़े को देख करके कि घाटा निरंतर कम हो रहा है लगातार, जैसे 2022-23 में 3.9% था, 2023-24 में 2.9% हुआ, और उसके बाद जो 2.6%, यानी कि जो आकलन किया गया था उससे भी कम हो गया, और 2024-25 में 1.8% आकलन किया गया है, यानी लगातार घट रहा है राजस्व घाटा। तो खुश तो होंगे आप, क्या कहेंगे? देवेंद्र जी, आपको और मलिक जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि अगर देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो जहां एक तरफ हमारे लिए खुशी का विषय है, तो देश के हर नागरिक के लिए खुशी का विषय है। और सभी सरकारें देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहती हैं और प्रयास का उनका नैतिक दायित्व है। मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है और हमने ये प्रयास किया, ये प्रयास किया गया कि हमारा देश आर्थिक रूप से संपन्न हो, गतिमान हो, संपन्न हो, और हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो। तो जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो पूरी देश की जनता के लिए सुखद है, हमारे और आप सबके लिए ये थोड़ा सा आराध्य अच्छी बात है। और प्रयास ये सरकार का रहेगा कि आने वाले समय में देश आर्थिक रूप से संपन्न रहे और जो समस्याएं यानी बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, इन सब को लेकर के जो सरकार की चिंता है उस पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन मलिक जावेद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी तो इस आंकड़े को देखकर प्रसन्न है, आप क्या कहेंगे? ये आंकड़ा क्या कहलाता है? लगातार राजस्व घाटा जो है वो कम होता जा रहा है।
देखिए, अगर यह आंकड़ा सही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सही है, ये हमारे आंकड़े नहीं है। जी 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 जी। और आंकड़े जो है, ये तो आपने एक ही आंकड़ा रखा, मैं आपके सामने 10 आंकड़े रख सकता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। ये 70-75 सालों में पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाया है, और जो भी 100% जीएसटी आता है वो 70% जीएसटी जो है वो देश की जनता से वसूलने का काम करती है। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड हुए हैं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड हुए हैं। 10 साल में सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड हुए, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के। 12 लाख करोड़ से ज्यादा के एनपीए हैं। 16 लाख करोड़ जो है इन्होंने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। 9 लाख करोड़ जो भारत रिजर्व बैंक का था वो भाजपा के लोग खा गए, वो लोग खा गए। हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि इनका बजट सही होगा, क्योंकि देश पे जो आर्थिक कर्ज बढ़ाया भाजपा ने, 205 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो पिछले साल का था, और आज जो स्थिति होगी वो हो सकता है 250 लाख करोड़ का इन्होंने कर्ज ले लिया हो। डॉलर की रेट क्या चल रहा है, वो 87 पार कर चुका है। जो लोन चुकाने हैं भारत सरकार को वो डॉलर्स में चुकाने हैं, तो वो कैसे संतुलन करेंगी। पिछले 8 दिनों में शेयर मार्केट में जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 40 लाख करोड़ रुपया गंवाया है, और जो चेयरमैन से भी की उस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज जो देश की स्थिति है, आने वाली जो स्थिति है वो भयंकर होने वाली है, ये हम जानते हैं। आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, जीडीपी भी जो आंकड़े आपने दिखाए, हम जीडीपी का जो मूल्यांकन करते थे वो दूसरे तरीके से करते थे, इन्होंने इसका स्तर भी गिरा दिया है। अगर हमारे हिसाब से आंकड़े जीडीपी के नापे जाते तो हो सकता है 2% जीडीपी हो, लेकिन ये कह रहे हैं आर्थिक विकास कर रहा है। पर कैपिटा इनकम लोगों की कितनी बड़ी, ये मैं जानना चाहूंगा। $40 भी प्रति व्यक्ति भारत में कमा नहीं पा रहा है। 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और जो भी जहां भी आपको कुछ दिख रहा है वो सब कर्ज पे हो रहा है। तो हर भारतीय पे इस वित्त मंत्री ने 10 सालों में 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज कर दिया है। तो कैसे मैं इसको सम्मान दूं, कैसे इसको मैं अच्छा कहूं, मेरी समझ से बाहर है। और अगर आप आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें 2014 से लेके 2023 तक, तो आपको इनका काला चिट्ठा मिल जाएगा। चाहे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट का चैप्टर 8 आप पढ़ लें, उसमें करेंसी मैनेजमेंट को लेके है। जिस तरीके से करेंसी को मिसमैनेज किया गया है वो जग जाहिर है। लेकिन आज की जो स्थिति है, ये दावे कर ले, इतना ही कर ले कि हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं, हम दुनिया की 30वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। लोगों की जिंदगी में कितना सुधार हुआ, पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी, हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम है। चलिए जी मलिक जावेद जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और तमाम बड़े टीवी चैनलों के अर्थव्यवस्था के बारे में जो जिक्र होता है इनके बगैर अधूरा रहता है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जब आते हैं, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वास्तव में हमारी जो खुशी है वो चौगुनी हो जाती है। वास्तव में अब क्या हम अपने मतलब खुशी को इजहार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार और स्वागत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। जी जी, चर्चा की शुरुआत हो चुकी है जिंदल जी, और हमने घाटे के बारे में चर्चा करनी शुरू की है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, इस तरह के जो घाटे हैं लगातार कम होते दिख रहे हैं, चाहे 2022 का हो, 2023 का हो, 2024 का हो, 2025 में जो आकलन किया गया है 24-25 का, उसमें भी जो घाटे हैं उसको लगातार कम होते दिखाया गया है। जबकि जावेद मलिक जी का कहना है कि पर कैपिटा इनकम कम है, बेरोजगारी है, कर्ज ज्यादा है। तो इसका इन आंकड़ों से क्या संबंध है? अगर जो ये कम हो रहे हैं, लगातार घाटे कम हो रहे हैं, तो इसका कोई संबंध है क्या? हम आपसे समझना चाहते हैं। जी कुशवाहा जी, एक एक करके सब चीज मैं क्लैरिफाई करूंगा। जी, सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ 2023-24 के हिसाब से, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है, ये आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in का डेटा नहीं है, 8.2% रही है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट रही है।
रिकॉर्ड ये बता रहा है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, अब जर्मनी जापान से ऊपर है। चारों इकोनॉमीज जो हमसे बड़ी हैं उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 4th लार्जेस्ट बहुत जल्द बनने वाले हैं, और 3 साल के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और डेटा आपको दे दूं, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कलेक्शन का डेटा आया है, 15.88% ग्रोथ हुई है अभी तक के डेटा में। इनकम टैक्स कब जमा करते हैं लोग? तब जमा करते हैं जब खुशहाली होती है, जब उनकी कमाई बढ़ती है। ये वॉलंटरीली जमा होता है, स्वेच्छा से, तभी आदमी जमा करता है जब उसकी कमाई बढ़ती है। दूसरा आ जाती है जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 2 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन है ग्रॉस। जीएसटी कलेक्शन कब होती है? जब लोग जाके बाजार से सामान खरीदते हैं। सामान तब खरीदते हैं जब जेब में पैसे होते हैं। जीएसटी आटा दाल पे नहीं लगता, जीएसटी लगता है जब आप शर्ट खरीदने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। शादी करवाए हैं और में क्या फेल कर रहे हैं। जी जी आकाश जिंदल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम पुनः आना चाहेंगे मलिक जावेद जी के पास। मलिक जावेद जी, जो हमारे अर्थशास्त्री आंकड़े दे रहे थे, और वो आंकड़े उनके नहीं हैं, ग्लोबल आंकड़े हैं, इस आंकड़ों पर अब आपका क्या कुछ कहना है? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं उनकी बात से। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 27 ट्रिलियन डॉलर की है, और चाइना की जो है वो 18 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की भी नहीं है। तो अगर आप जीडीपी नाप रहे हो, उसका वो हाथी है उनका जीडीपी, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर वो स्लो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा जीएसटी को लेकर कि जीएसटी 2 लाख करोड़ रुपए एक महीने में वसूल रही है सरकार। मैं सहमत हूं, 2 लाख करोड़ वसूल रही है, लेकिन इसको इन्फ्लेशन को नजर से देखोगे, अगर 8% जीएसटी 100 रुपए की तेल की बोतल पे लगता था, और वो तेल की बोतल जो है आज 200 रुपए की है, तो वो जीएसटी डबल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएसटी। जी, तो अगर जीएसटी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कलेक्शन बढ़ रहा है, तो महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो वो डबल वसूल रही है सरकार। लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप तुलना अमेरिका से कर रहे हैं जीडीपी की, और उनके इकोनॉमी नहीं देख रहे हैं। ये तो 2024 में कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, हुई नहीं हुई। 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं है। तो इससे अंधकार कौन से कहां बैठे मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि पर कैपिटा इनकम लोगों को क्या फायदा हुआ? वो कह रहा है आटे पे जीएसटी नहीं है, इनको गलत जानकारी है। आटे पे जीएसटी है, बिस्किट पे जीएसटी, शेविंग ब्रश पे जीएसटी है, कौन सा नहीं है जिस पे जीएसटी नहीं है? आपको कहा 10% जीएसटी देने वाले वो भारत के आम नागरिक है। और आज जो है सारी जितनी भी कंज्यूमर कंपनी है, जो भी परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है, क्योंकि गांव की जो खत्म हो गई है। और जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का जो सिलसिला है वो केवल इन्फ्लेशन की वजह से है। आप मुझे बताइए कि अगर 8% जीएसटी लग रही 100 रुपए, तो सामान 200 का हो गया, तो जीएसटी कलेक्शन कितना होगा? 16 रुपया जीएसटी कलेक्शन कर रही सरकार। और इनकम जो है, जीडीपी जो है, आप इनकम से नापेंगे ना, एक आम व्यक्ति की आय कितनी बड़ी? 80% लोग जो है देश में 4000 रुपए भी नहीं कमा पाते। तो देश कहां तरक्की कर रहा है? देश की तरक्की जो होती है वो लोगों की तरक्की होती है। ये कागजी कुछ नहीं होने वाला। आज हमारा जीवन बेहतर हुआ नहीं हुआ, ये देखने वाली बात है। कोई भी सब्जी आप देख लीजिए, जो 10 रुपए किलो होती थी वो 50 रुपए किलो। खाने का तेल 80 रुपए किलो होता था, वो 150 रुपए किलो हो रहा है। पेट्रोल देख लीजिए आप, सीएनजी देख लीजिए, हमारे वक्त में 21 रुपए किलो सीएनजी मिलती जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये गुब्बारा बनाया गया है, ये जल्दी फूटेगा। जैसे अभी पूरे देश में मोदी जी ने, योगी जी ने प्रचार किया कि हमारे देश में घुसपैठी आ गए, और उनको भेजा नहीं। लेकिन आज पता ये लग रहा है कि अमेरिका में भारत के लोग घुसपैठ कर रहे थे, अब उनको वापस बुलाने का काम हमारा विदेश मंत्रालय कर रहा है। तो ये गुब्बारा है, जल्दी फूटेगा।
सच्चाई देश के सामने आएगी। जी, हमारे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से अभी तक हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो हम उनके पास अभी नहीं चलते हैं। वेद प्रकाश मिश्रा जी के पास रुख करेंगे। वेद प्रकाश मिश्रा जी, ये गुब्बारा बता रहे हैं मलिक जावेद जी, ये आंकड़ों का गुब्बारा है, ये गुब्बारा बनाया गया है, जल्दी फूटेगा, सारी हकीकत सामने आ जाएगी, क्योंकि जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। मलिक जावेद जी की चिंता ये है। ये आंकड़े जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इनकी नजर में फरेबी हैं। जी देखिए देवेंद्र जी, मलिक भाई प्रतिपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष का ईमानदारी से धर्म का निर्वहन होना चाहिए। जो सच है उसे स्वीकार करना चाहिए, हमको भी और इनको भी। जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े केवल भारत के लेवल पर नहीं है, ये ग्लोबल आंकड़े हैं। इनमें पूरी पारदर्शिता है और उनके हर चीज जगह ये मौजूद है, उसका वो परीक्षण कर सकते हैं और परीक्षण करके उसका मूल्यांकन कर लें कि किस तरीके के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है या उनको फेक नजर आते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उनका कोई सुझाव है, उनकी कोई बात है, तो उसको वो सदन में रखने के लिए और सरकार उस पर बात करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए हर क्षण तैयार रहती है। लेकिन कम से कम विपक्ष को देश के बजट का सही अवलोकन करके और जनता के सामने जो हकीकत है वो रखनी चाहिए। ये विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन देश के लेवल पर अगर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जीवन में उत्थान हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है और घाटा, शासकीय राजकोषीय घाटा घट रहा है, तो क्या ये मुझे दिख रहा है? तो ये हमारे विपक्ष के साथी को भी दिखाई देता है, आम नागरिकों को भी दिखाई देता है और आप सब मीडिया जगत के लोग हैं वो भी इसका मूल्यांकन करते हैं। तो अनर्गल आरोप लगाने से बेहतर यह होगा कि पहले उसका परीक्षण करें, परीक्षण करने के बाद उसका मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के बाद में वो सदन में आए और उस पर चर्चा करें। सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को गुमराह न करें, आम नागरिकों को गुमराह न करें, क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है, देश लगातार प्रगति की ओर है, विकास की ओर है, जिसमें उनको भी पूर्ण जानकारी है। तो अपने विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी हम उनसे उम्मीद रखते हैं। और जो सही आंकड़े हैं वही देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। सही आंकड़ों को गलत आंकड़े प्रस्तुत करना ये जनता के साथ नाइंसाफी होगी। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। तो उसका मूल्यांकन कर लें और मूल्यांकन करने के बाद जो सही तथ्य हैं वो आए और अगर कहीं से लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो सरकार उसके लिए तैयार। जी, हम रुक करेंगे आकाश जिंदल की तरफ, आकाश जिंदल जी की तरफ। आकाश जिंदल जी पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिंदल साहब, अभी मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रख लें, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। जी, मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस मैं आकाश भाई से एक सवाल करना चाहूंगा, वो बात अपनी पूरी करें कि फिस्कल डेफिसिट 2014 में कितना था और अब कितना है, ये जरूर बताएं। चलिए, जैसा कि अभी मलिक जावेद जी ने एक बात कही है कि आटे, जैसे कि आपने कहा कि आटे दाल पे जीएसटी नहीं है, मलिक जावेद जी का मानना है कि आटे पे भी है, दाल पे भी है जीएसटी। ये पहली बात तो ये, और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि अगर जो जीएसटी कलेक्शन ज्यादा बढ़ा है तो महंगाई भी बढ़ी है। चलिए, एक बार फिर आकाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो पुनः अब हम अपने जो अन्य दो मेहमान हैं उनकी तरफ रुख करेंगे। बार बार आकाश जिंदल जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट रहा है। बात घाटे की हो रही थी और घाटे के बारे में भी आप दोनों मेहमानों से हमारी चर्चा हुई है। जैसे ही आकाश जिंदल जी आएंगे, मलिक जावेद जी के प्रश्नों का वो जवाब जरूर देंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं।
राजस्व जो प्राप्त होता है, इसके बारे में हम अब बताना चाहते हैं। जैसे जो टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है, आयकर टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर है, कस्टम है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। तो ये राजस्व जो 24-25 में जो आकलन किया गया था 38,40,170, वो राजस्व कर है। सकल कर राजस्व जो है वो आप देख सकते हैं 2023-24 से 10.8% अधिक हुआ है। यानी पिछले साल से जो इस साल का आकलन था वो 10.8% अधिक था ये। और अगर जो देखा जाए इसमें कारपोरेशन टैक्स जो था उसका आकलन 10,20,000 करोड़ की बात थी, जो 12% जो है अधिक बताया गया है। ऐसे तो चलिए हम इसको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, क्योंकि पुनः हमारे जो अर्थशास्त्री महोदय हैं आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रुख करेंगे आकाश जिंदल जी की तरफ, क्योंकि वो पुराना जो जिस घाटे पर बात हो रही थी वो पहले हो जाए, वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम अगले सेगमेंट पे चलें एक एक करके। तो आकाश जिंदल जी, पहली बात तो एक जावेद मलिक जी ने ये कहा कि जो जैसे कि आपने आटे दाल की बात कही थी कि उस पर जीएसटी नहीं है, इनका मानना है कि नहीं आटे दाल पर भी जीएसटी है, तो ये भ्रम की स्थिति आ गई, तो इसे क्लियर करना चाहेंगे। और इन्होंने कहा कि जैसे कि आपने कहा कि जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, आय ज़्यादा हो रही है, तो इन्होंने कहा कि महंगाई भी तो ज़्यादा हो रही है, जो व्यक्ति का जीवन स्तर नहीं उठ रहा है। जबकि मेरा मानना तो यही है और अर्थशास्त्र का यही मानना है कि जब जीडीपी अगर जो ग्रोथ कर रही है तो जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, हम तो यही मानते हैं। लेकिन मलिक जावेद जी का ये मानना नहीं है, तो आप इसे पहले क्लियर करें फिर आगे चलते हैं। जी, मैं एक एक करके मलिक साहब के एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करूंगा। जी। मलिक साहब और उनकी पार्टी कांग्रेस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। अब सबसे पहले जो इनका पॉइंट है कि आटे और दाल पे जीएसटी है, अनब्रांडेड आटे पे कोई जीएसटी नहीं है। मलिक साहब चाहे तो चेक कर सकते हैं, कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली दाल पे भी नहीं है। और दूसरा, जीएसटी काउंसिल, मलिक साहब को बता दूं, अब आपने मित्र को जानकारी दे दो, उसके मेंबर ये भी हैं। कैसे हैं मलिक साहब? होता क्या है, जीएसटी काउंसिल सिर्फ बीजेपी की नहीं है। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। और अगर मेरी जानकारी सही है कुशवाहा जी, तो 3 स्टेट्स में हमारी कांग्रेस पार्टी पावर में है, हिमाचल में भी ये पावर में है, उसके अलावा जो है ये लोग 2 और स्टेट्स में पावर में है। आई थिंक आप ऐड कर सकते हैं तेलंगाना में, कर्नाटका में, इफ आई एम राइट। तो 3 स्टेट्स में मेरे मित्र आप भी पावर में हैं। तो जीएसटी में अगर कोई भी फैसला होता है उसका आप भी हिस्सा है। उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के लिए जितना हम बीजेपी से सवाल पूछेंगे उतना आपसे भी पूछेंगे। तो जीएसटी में दोनों नहीं है। अब ये जो जीएसटी में जो कलेक्शन आया है, जो मैसिव जंप हमने देखा, वो इस वजह से है क्योंकि लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। लोग जाके सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स बताया। डायरेक्ट टैक्स मेरा होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो मेरे मित्र डायरेक्टली इनकम से रिलेट होगा ना। अगर इनकम बढ़ेगी तभी आप इनकम टैक्स ज्यादा दोगे। अगर इनकम कम हुई है तो इनकम टैक्स क्यों देगा कोई? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी इनकम कम हुई है और वो जाके इनकम टैक्स दे? फिर आगे जीडीपी के आंकड़े। जीडीपी के आंकड़े ये आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in के नहीं है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड आंकड़े हैं। जो ग्लोबल एजेंसीज हैं सब इन डेटा को मानती हैं और इसी डेटा के बेस पे सारी कैलकुलेशन करती हैं। अब आ जाते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट हमारे देश का बाकी देशों के मुकाबले कम है क्योंकि हमने फिस्कल कंसोलिडेशन की है। इससे फिस्कल डेफिसिट के मामले में हम बेटर हैं। और आज आपको बता दूं, आज के हालात में यूएस जैसी इकोनॉमी भी डेफिसिट को सफर कर रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की, मोदी सरकार की, ये बता रहा हूं,
जब दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन से गुजर रही है, यूएस जैसी इकोनॉमी, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी ने, हम तरक्की कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं, इंग्लैंड, यूके, उन्होंने 2 महीने लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, जबकि हम लगातार जी आ रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लगातार आ रही है। उसके बाद आ जाइए आप एक्सपोर्ट्स पे। मोबाइल में हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं, डिफेंस में हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। अब आ जाइए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दर्शकों को बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दर्शकों ना आज यूएस में हो रही है, ना चाइना में हो रही है, बल्कि मेरे और आपके प्यारे भारत में हो रही है। तो ये हिंदुस्तान की तरक्की है। अब आ जाइए स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में आज दुनिया का सबसे बड़ा हब हम बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से हमने यूनिकॉर्न बना दिए हैं। अब आपको बता दूं बाकी इकोनॉमीज के क्या हाल है। चाइना आज डिफ्लेशन का शिकार है। डिफ्लेशन का मतलब दर्शकों को समझा दूं कि वहां चीजों के दाम कम हो रहे हैं। दर्शकों इससे खुश मत होना कि 10 रुपए की चीज 9.5 की होगी। डिफ्लेशन क्यों हो रही है? वहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार में जाके सामान खरीदने को। डिफ्लेशन भी एक नेगेटिव चीज है, यानी बाजार में जाके उनके पास सामान खरीदने का पैसा नहीं है, तो बाजार में सामान का रेट सस्ता हो रहा है। अब जो हमारे दोस्त ने बात की थी इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में आरबीआई का एक बैंड है 4 से 6%। अगर 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई एफर्ट्स करेगा उसे रिड्यूस करने के लिए मेजर। फिलहाल जो इन्फ्लेशन है 5.2% है, आरबीआई के कंफर्ट लेवल बैंड के बीच में है। उसके अलावा हमारे पास डेटा है जो बताता है करीब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 24 करोड़ के आसपास लोग पिछले 10 साल से गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो देश तो तरक्की कर रहा है। और मलिक साहब को बता दो इसमें आपकी पार्टी का भी हाथ है, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब कांग्रेस में थे तभी शुरू किए थे। तो इसका क्रेडिट जो है हम आपको भी देते हैं जी। हाँ, आपकी पार्टी का भी पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन देश आज तरक्की कर रहा है, वो भी तब जब ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। ग्लोबल स्लोडाउन के समय जो देश तरक्की कर रहा है। और आपको डेटा दे दूं, अभी महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के अंदर 4.5 लाख करोड़ का बिजनेस होने की संभावना है, जिसका डेटा मैं आपके सामने रख सकता हूं, जो 10,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हर महीने की बढ़ाएगा और 0.5% जीडीपी में ऐड करेगा। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई मलिक साहब चाहें तो एक एक डेटा उनको मैं डिटेल में दे सकता हूं, कैसे मैंने वर्कआउट किया, कैसे कैलकुलेशन की है, या कौन सा डेटा ग्लोबली एक्सेप्टेड है। मैं एक एक उनका जवाब देने को तैयार हूं। जी जी, मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मलिक जावेद जी। देखिए आकाश भाई, आप चाइना गए हो? मैं चाइना का आपको सर बता देता हूं चाइना में क्या हालात हो रहे हैं। नहीं, मैं आपसे चाइना में आप चाइना गए हो? नहीं सर, एनालिसिस करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। मैं आपको डेटा दे रहा हूं, अगर मेरा डेटा गलत है तो आप बताइए। बता दो। नहीं, एनालिसिस सर, एनालिसिस के लिए सड़कें नापनी नहीं, सड़कें नाप के एनालिसिस नहीं होता मलिक साहब। डाटा का एनालिसिस होता है, डाटा एनालिसिस होता है सर। मलिक जावेद जी, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, आप बताइए। आप गए हैं चाइना को एनालाइज करने के लिए? जी बिल्कुल। मुझे शंघाई की सड़क पे खड़े होने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, ठीक, अगर मैं ऐसे सारी सड़कों पे खड़े होना शुरू हो जाऊं तो फिर तो मैं दिल्ली को ही ना एनालाइज कर पाऊं। जी, वो डेटा होता है जिसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है मलिक जावेद जी, आप कुछ कहना। जी बता देता हूं। जी मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था। आप चाइना का उदाहरण दे रहे हो, अमेरिका का उदाहरण दे रहे हो, चाइना गए हो या नहीं गए हो? तो वो नहीं गए, मैं गया हूं, पिछले साल गया हूं। शंघाई की सड़कों मैंने नापी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। दूसरा जो मलिक साहब ने पूछा है सवाल, अब मैं बोल रहा हूं तो आपको इतना कंटिन्यूस बोले, मैं बोल रहा हूं। हाँ ठीक है। जिंदल जी आपके बाद ही बोलेंगे, आप पहले अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद ही बोलेंगे जिंदल साहब। जी आप बोलिए, बोलिए। जिंदल साहब जो है जीएसटी कलेक्शन को और जीएसटी की बात बहुत अच्छी बता रहे हैं। कितने संशोधन हुए जीएसटी में, कितने हुए बताइए? नहीं, सामान्य ज्ञान का वो परीक्षण कर रहे हैं क्या आप जिंदल साहब का? नहीं, आप बताइए। आप पूछ रहे हैं कि आप चाइना गए हैं। 800 से ज्यादा हुए, 800 से ज्यादा हुए, 800 से ज्यादा हुए। सबसे फेल जीएसटी है देश का। 800 से ज्यादा संशोधन किसी कानून दुनिया में नहीं हुए।
चलिए, और कुछ कहना है? इसलिए कह रहा हूं। हाँ। और ये कहना है कि फिस्कल डेफिसिट, मैंने एक सवाल पूछा था, ये महाकुंभ पे पहुंच गया, वहां पूछ के फिस्कल डेफिसिट जो था 2014 में कितना था, आप कितना है ये बता दीजिए मुझे। चलिए, आकाश जिंदल साहब, मैं एक एक करके जवाब दे दूं। हाँ, मलिक साहब, सबसे पहला प्रश्न मलिक साहब का ये था कि मैं चाइना गया हूं। मलिक साहब, पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं 150 कंट्रीज को एनालाइज करता हूं, और किसी भी इकोनॉमिस्ट को किसी कंट्री को एनालाइज करने के लिए आप सुन लीजिए मलिक साहब, आप सुन लीजिए। अब जवाब तो सुन लो मेरे भाई। अब आप सुन लीजिए मलिक साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं मानता हूं मैंने आपकी सारी बात शांतिपूर्वक सुनी है। अब आप मेरी बात सुनिए। उसके लिए शंघाई की सड़क पे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस होता है डेटा के बेसिस पे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप वहां जाके एनालिसिस कीजिए, तो इस तरीके से तो मैं दिल्ली का एनालिसिस ही नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली की सारी सड़कें आप मुझे नपवा दोगे। चाइना का मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं। अगर आपको मेरा डेटा गलत रख रहा है, लग रहा है, तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। मैं खुद अगर जो है, मैं आज क्या चाइना में डिफ्लेशन है कि नहीं, मलिक साहब आप सिर्फ ये जवाब दे दीजिए। अगर आपको मेरा डाटा गलत लग रहा है, चाइना में डिफ्लेशन है कि नहीं है, चाइना में हाउसिंग क्राइसिस है कि नहीं है, चाइना में डेट क्राइसिस है कि नहीं है, यूएस में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई कि नहीं, ब्रिटेन में 2 महीने जीडीपी नेगेटिव में गई कि नहीं, 2023-24 में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी कि नहीं, अभी इनकम टैक्स कलेक्शन 15.88% का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में 2 लाख करोड़ से ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। अब मलिक साहब का अगला सवाल था कि जीएसटी में इतने संशोधन हुए हैं, तो मलिक साहब को अगेन आदरपूर्वक बताना चाहता हूं, वो जीएसटी काउंसिल ने किए हैं, और जीएसटी काउंसिल का, मलिक साहब ने शायद मेरी बात पहले सुनी नहीं, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई मलिक साहब, आप भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर हो। आज भी आपकी 3 स्टेट्स में आपकी सरकार है। जीएसटी काउंसिल सिर्फ सेंटर की नहीं होती, जीएसटी काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं। आज भी जो है हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। तो जीएसटी काउंसिल में जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसका आप भी हिस्सा हो। जीएसटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती, जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी एक नया टैक्स आया था देश में, नया टैक्स देश उसको समझ रहा था, अपना रहा था, तो नए टैक्स को पब्लिक की देखते हुए कि पब्लिक की सूटेबिलिटी क्या है, अडेप्टेबिलिटी क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो अमेंडमेंट्स होने में दिक्कत क्या है, जीएसटी तो एक ऐसा कामयाब टैक्स है। आप बताइए, ये 2 लाख करोड़ जो है, इससे क्या होगा, सड़कें बनेगी, फ्लाईओवर्स बनेगा, रेलवेज बनेंगे। आप बताइए, मेरा कोई डेटा बताइए। अच्छा, चाइना का आप कह रहे हैं, चाइना में क्या डेट क्राइसिस नहीं है, चाइना में क्या रियल एस्टेट क्राइसिस नहीं है, चाइना में क्या घोस्ट टाउन्स नहीं है। घोस्ट टाउन भी दर्शकों को क्लैरिफाई कर देता हूं, चाइना में ऐसे शहर बन गए हैं जहां जाके कोई रहने को तैयार नहीं है, यानी लोगों की डिमांड के अंदर इतनी कमी आ गई है। ये सब यही बता देता हूं, उसके लिए ना आपको शंघाई जाना है, ना आपको बैंकॉक जाना है, ना मुझे जाना है। ये सारा डेटा एनालिसिस आप मेरे ऑफिस आइए, आपको चाय पिलाऊंगा, यही बैठे बैठे हो जाएगा मेरे मित्र। आप मेरे ऑफिस में आइए, या मैं आपके पास आ जाता हूं। मलिक जावेद जी, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या जो भी डाटा आकाश जिंदल साहब ने रखा, उसमें क्या कोई डाटा गलत लगा आपको, कोई फेक डाटा लगा आपको? मेरा सवाल का जवाब, मुझे कोई भी डाटा सही नहीं लगा। मैंने पूछा फिस्कल डेफिसिट 2014 में कितना था, ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है, आप बता दीजिए। अरे अर्थशास्त्री तो वो है, मैं थोड़ी हूं। नहीं तो आप जानते हैं ना, आप तो चाइना भी गए हैं, तो आप बता नहीं, मैं तो जानता हूं, मैं ये तो जानना चाह रहा हूं, जो अर्थशास्त्री है वो ज्ञान। चलिए, 2014 का जो फिजिकल डिफिशियंसी है वो बता दीजिए आप। जी जी जी, 2014 और आज का आपने फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन पूछा जी, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट आज की तारीख में जो प्रोजेक्टेड है पिछले बजट का, वो 2014 के मुकाबले में कम है। वो डेटा तो आपके सामने है, वो तो फिजिकल डेफिसिट तो रिड्यूस हो रहा है हमारा। पढ़ा करो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, जो हमारी वित्त मंत्री उसका स्टेटमेंट पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। आप बता दीजिए ना। नहीं, किसी का पर्सनल मजाक उड़ाने से बेहतर है कि आप लोग आंकड़ों पे बात करें।
जी आंकड़ों पे बात करें। आप नहीं मलिक जावेद जी, आप पर्सनल हुए जा रहे हैं, मैं तभी से देख रहा हूं आप पर्सनल हुए जा रहे हैं। नहीं सुनिए, आंकड़े गलत है इसलिए मैं दावा। हाँ तो आप बताइए जो सही है, जो आंकड़े सही है तो आप बताइए। आप किसी को पर्सनल अटैक ना करें। आप अगर जो आंकड़े गलत है तो आप सही जानते हैं, हमारे दर्शक बस सही आंकड़ा जानना चाहते हैं। अगर आपके पास सही आंकड़े हैं तो आप रखिए। आप जनरल नॉलेज चेक करने लगे हैं। अब आप अपने आंकड़े रखिए जावेद मलिक जी, आप अपने आंकड़े रखिए जावेद मलिक जी। जी हाँ फैक्ट आप बताइए, चलिए हम मान लेते हैं ना जी। ठीक है ठीक है सर। 2014 में 3.5% फिस्कल डेफिसिट था और आज जो है 5.5 से ऊपर है फिस्कल डेफिसिट। 3.5% बता रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको डेटा रखता हूं सारे आपके, और आज जो है वो बढ़ के 5.6 से ज्यादा है। तो ये आपका जो वित्तीय घाटा ये कम कैसे हो गया? ये तो और बढ़ना चाहिए। हाँ अब सुन लीजिए, अब सुन सर। जी बिल्कुल 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 सर। मलिक साहब आप ऐसा कीजिए और छोड़िए, अभी गूगल खुलवाते हैं। गूगल पे तो आपको विश्वास होगा, गूगल गलत जानकारी देता है, गूगल से तो सही डाटा मिलता होगा। रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। नहीं किसी चीज पे तो विश्वास होगा सर आपको। गूगल पे विश्वास है आपको? मुझे आरबीआई पे विश्वास है, किसी एनसाइक्लोपीडिया पे विश्वास है आपको? लेकिन मैं सरकारी आंकड़े रखूंगा। अभी का अभी खुलवा के एक एक डेटा चेक करते जाते हैं। क्या मैं वेरीफाई करवा दूं आपको डेटा? जी सर, एक एक करके। जी सर, सबसे पहले मैंने जीएसटी कलेक्शन दी, जल्दी से जीएसटी कलेक्शन बॉडी 2 लाख करोड़ से ऊपर। आरबीआई का आंकड़ा चेक कीजिए, अप्रैल 2024 की जीएसटी कलेक्शन ग्रॉस 2 लाख करोड़ से ऊपर है कि नहीं है? 12 जनवरी का डेटा आया है इनकम टैक्स का, आपको डेट भी बता देता हूं। 15.88%। क्या ग्रोथ आई है कि नहीं आई? आप रिपीट कर रहे हो। 8.2% जीडीपी ग्रोथ 2023-24 की क्या है कि नहीं है? यूएस का मैंने आपको डेटा दिया, 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, क्या है कि नहीं? यूके की 2 महीने की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, क्या है कि नहीं? उसके बाद आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर एफडीआई, क्या एफडीआई का डेटा आपको दूं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये डेटा आपको दे दूं। 24.2 करोड़ लोग, इनका जीवन स्तर सुधरा है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन की फैसिलिटीज मिली है। फिस्कल डेफिसिट का डेटा मैंने आपको दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट का डेटा मैंने आपको दिया है, साथ ही साथ डेट का डेटा आपको दिया है, अमेरिका का डेटा मैंने आपको दिया है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कि क्या वहां पे ये हालात नहीं हो गए हैं कि वहां डेट सीलिंग को ब्रीच करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा है। किसी डेटा को तो मानेंगे, अच्छा आप एडवांस कंट्रीज नहीं मान ले, पड़ोसी कंट्रीज की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, क्या हालत है उनकी? अभी 6 महीने पहले ये हालत थी, 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे जंग हो रही थी। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व आपके सामने रख देता हूं। श्रीलंका में क्या हालात हुआ था पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को लेकर, आपको पता है। आज बांग्लादेश में क्या हालत है, वहां उनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा नहीं है, आईएमएफ के पास बार बार जा रहे हैं। चाइना में जो है डिफ्लेशन हुआ पड़ा है, क्या आप उसको मानते हैं कि नहीं? आप तो चाइना गए हुए हैं, बता देंगे मुझे। किसी डेटा को तो मान लीजिए जनाब, चलिए किसी एक डेटा पॉइंट को तो मान लीजिए। बिल्कुल कुशवाहा जी, आप गूगल से निकाल के एक डेटा बताइए। आप तो न्यूट्रल हैं जी, बिल्कुल आप इनके हिसाब से तो गूगल अभी मलिक जावेद जी शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है और वो अपने टीवी पर जरूर देख रहे होंगे इसे, लेकिन समय भी नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो आंकड़े हैं वो वास्तव में सही हैं। अब मलिक जावेद जी के जो आंकड़े हैं, जो इन्होंने अपना एक बना लिया है कि नहीं अब जो हम जानते हैं वही सही है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आंकड़े रखने चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। किसी भी डिबेट में व्यक्तिगत नहीं हुआ जाता है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी विद्वान जो हमारे कार्यक्रम में आते हैं वो वास्तव में योग्य ही होते हैं, योग्य होते हैं और सर्वथा आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आकाश जिंदल जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो सर्वथा सत्य हैं और उस पर कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि यह बजट है और बजट में अनुमान लगाया जाता है, वास्तविक स्थिति आर्थिक समीक्षा में आती है, लेकिन जो बजट के आंकड़े हैं आप उसे ही अगर जो गलत बताना शुरू कर दें तो इसका क्या कहा जाए, इस पर क्या कहें हम और इसका क्या जवाब दें। कहीं के आंकड़े आपको सही मानने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं तो उसे रखिए। बजट आने वाला है तो क्या वो फर्जी बजट कहते हैं जो आने वाला है, उसके आंकड़ों पर विश्वास ना करें तो जो आर्थिक समीक्षा आने वाली है क्या उसे हम फर्जी कह दें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो कोई भी विद्वान जानकार, उनका अपना अपना विश्लेषण होता है और यहां पर अपने अपने विश्लेषण को रखने के लिए ही बुलाया गया है। हां, यह अलग होता है कि उनका विश्लेषण अगर जो आंकड़े सही नहीं हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो सही नहीं है, तो किसके आंकड़ों को आप सही मानेंगे? जो आरबीआई के आंकड़ों को अगर जो सही मानेंगे तो क्या आरबीआई बजट बनाएगा? उन आंकड़ों को रखिए और सत्य बताइए लोगों को जो बजट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सत्य बताइए, भ्रम में ना रखिए। भ्रम में ना रह पाए इसीलिए यह प्रोग्राम की हमने शुरुआत की है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।